हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आज़ाद सर आपके यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको क्लास 12 में एनसीईआरटी बेस पर आधारित हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और हमारी कोशिश होगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बिल्कुल ही आसान और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, जिससे कि आप विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और छोटे से छोटे क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल ही आसान तरीके से देने में आप सक्षम हो जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जिससे सीबीएसई के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स, झारखंड के स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के स्टूडेंट और साथ ही साथ अन्य वो सारे स्टूडेंट जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं 12वीं क्लास में, उनके लिए हमारा यह प्रयास काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ ही सबसे पहले मैं आज आपको क्लास 12 यानी 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने के प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान जो 12वीं क्लास की एक विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किताब है। 12वीं क्लास में जब हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह राजनीतिक विज्ञान दो है, जिसमें प्रथम किताब और एक द्वितीय किताब है। प्रथम किताब जिसे हम समकालीन विश्व की राजनीति के नाम से जानते हैं, तो वहीं जो सेकंड बुक अर्थात द्वितीय किताब है उसे हम स्वतंत्र भारत में राजनीति के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले प्रथम बुक यानी फर्स्ट किताब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम सबसे पहले समकालीन विश्व की राजनीति की उन सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए फायदे होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले हम उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस किताब में कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले तो हमें एक एक चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो और सारे चैप्टर जब तक हमें याद नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी उस बुक पर अच्छी तरह से पकड़ नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको समकालीन विश्व राजनीति की उन सारे चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हमें मुख्य रूप से 9 चैप्टर इस किताब में पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर।
डियर स्टूडेंट्स, शीत युद्ध का दौर जो विश्व राजनीति में 1945 से लेकर 1991 के बीच में घटित हुई थी। शीत युद्ध का दौर तब शुरू हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और इसमें दो गुट जो थे, जिनमें से एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र थे, और जीत इसमें मित्र राष्ट्रों की हुई थी और हार धुरी राष्ट्र की। मित्र राष्ट्र के अंदर ही कई सारे देश थे, जिनमें से एक अमेरिका भी था और एक सोवियत संघ भी था। इनमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और इन्हीं दोनों के बीच में लंबे समय तक जो एक युद्ध का वातावरण बना, जिसमें युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक हमने एक दूसरे को आजमाने की कोशिश की। हालांकि हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन युद्ध की भयावह स्थिति हमेशा बनी रहती थी। इसी प्रक्रिया को हम लोग शीत युद्ध का दौर कहते हैं। ठीक है दोस्त, शीत युद्ध का दौर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे और भी सब चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है, जिसको हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है कि जो दो महाशक्तियां उभर करके 1945 के बाद आई थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इन्हीं दो महाशक्तियों को हम लोग दो ध्रुवीयता कहते हैं। लेकिन इनमें से एक का अंत लगभग 1990-91 में हुआ, जिसे सोवियत संघ कहा गया। तो इसे ही दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी आपने देखा कि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का अंत 1990-91 में जब हो जाता है तो केवल और केवल एक महाशक्ति बचती है, जिसका नाम होता है अमेरिका। और वही अमेरिका अब एक नया अपना वर्चस्व स्थापित करता है, जिसे हम लोग तीसरे चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, इसीलिए हमने शुरू में ही आपसे कहा कि हर एक चैप्टर को हमें याद रखना पड़ेगा कि इस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इसलिए हर चैप्टर का संबंध एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो अब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। यानी जब विश्व की राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा था, तब हम एक नए विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसे ही हम सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कहते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे कई संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे EU यूनियन, यूरोपीय यूनियन या आसियान के बारे में। ठीक इसके बाद पांचवा चैप्टर हम करेंगे, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। आपको पता होगा कि दो महाशक्ति जो उभर करके विश्व के पटल पर आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्ति कहीं ना कहीं यूरोप, उत्तरी अमेरिका में रहती थी। और दक्षिण एशिया जो था वो बिल्कुल ही शांत था। तो इसके बाद हम दक्षिण एशिया के बारे में जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए, तो इसी को हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं। फिर अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस संगठन में हम लोग बड़े बड़े संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे UNO। अगला टॉपिक
सातवां हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी इसमें भी हम यह देखने की प्रयास करेंगे कि कैसे हम विश्व में सुरक्षा को स्थापित करें। सुरक्षा कई प्रकार के होते हैं, कुछ बाहरी सुरक्षाएं होती हैं और कुछ आंतरिक सुरक्षा होती हैं। इन दोनों ही सुरक्षा का अध्ययन हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। 8वां चैप्टर हम पढ़ेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पूरे विश्व मिलकर के एकजुट होकर के जो नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है उससे निपटा कैसे जाए, इसका अध्ययन हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। उसके बाद से इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसे हम लोग वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। इस भूमंडलीकरण के बारे में भी, वैश्वीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण ने कैसे पूरे विश्व को एक गांव के रूप में तब्दील कर दिया है और इससे क्या फायदे भी हैं और क्या नुकसान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पहले बुक, जिस बुक का नाम समकालीन विश्व की राजनीति है, इसमें हम टोटल 9 चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम इस 9 चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे तो यहीं पे मैं आपको उस सेकेंड बुक के बारे में भी बता देता हूँ जो हम लोग सेकेंड बुक में पढ़ेंगे, जिस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये स्वतंत्र भारत में राजनीति हमारे सेकेंड बुक हैं जिसमें हम आज़ादी के बाद की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी कुल 9 चैप्टर हैं जिसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब आप कंपटीशन की कभी भविष्य में तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आधुनिक भारत में आधुनिकोत्तर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में इसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का तात्पर्य यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमें एक तरफ तो खुशी तो थी कि भारत आज़ाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस बात का दुख भी था कि भारत अकेला नहीं 2 टुकड़ों में बंटकर आज़ाद हुआ था। तो भारत के सामने उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे अपने राष्ट्र को निर्माण करें, क्योंकि हमारे पास आर्थिक संसाधन तो थे नहीं, वो तो सारे अंग्रेज लूट कर लेके चले गए थे और भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका था। तो कैसे हम भारत को समेट करके उन सपनों को साकार करें जिस सपने को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था एक संपूर्ण भारत के रूप में। उसके बाद उसी चुनौतियों को हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय एक दल जो था, एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। हालांकि इस कांग्रेस की स्थापना बहुत पहले 1885 ईस्वी में ही हो गई थी और तब से लेकर के पूरे नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस पर भारत के नागरिकों का पूर्ण विश्वास था और आज़ादी के बाद इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर देखेंगे हम कि कैसे इन्होंने 3 चुनावों में अपना दबदबा बनाकर रखा। फिर तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में कैसे विकास किया जाए, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था तो हमारी कमज़ोर हो चुकी थी। अंग्रेज तो हमें लूट करके चले गए थे, सब धन तो लेकर चले गए थे। तो हमने यहाँ पर अपने विकास की रणनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा चैप्टर भारत के विदेशी संबंध के बारे में बात करेंगे कि भारत का विदेशी संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैसे फला फूला, आगे बढ़ा और इस विदेशी संबंध में गुटनिरपेक्षता का कितना योगदान रहा। फिर 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे
कांग्रेस प्रणाली और कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी बहुत ही कम समय में जब देश का प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, कैसे कांग्रेस टूटता है और फिर कैसे उसी कांग्रेस को वो स्थापित करती है, इसी का अध्ययन हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी भारत में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या संकट आता है उसका अध्ययन करेंगे, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भारत में लगे हुए इमरजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद 7वां चैप्टर जन आंदोलन का उदय है। जन आंदोलन का उदय, कैसे जनता इंदिरा गांधी की सरकार से परेशान होकर के जनता ने एक आंदोलन चलाया देश में, जिसे हम जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस जन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जयप्रकाश नारायण द्वारा निभाई गई थी, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ी और लोगों की उम्मीदें कैसे भारत सरकार से बनी। और फिर लास्ट और 9वां चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव कि जो कांग्रेस 1947 से लेकर के अभी 1980 तक लगभग 77 तक तो मान ही सकते हैं हम, बीच में आई थी थोड़ी सी दूसरे दल की सरकार, लेकिन 80 और 80 से आगे 89 तक बढ़ते हुए आ रही थी, उसको कैसे बदलावों से झेलना पड़ा। 1990 के बाद से भारतीय राजनीति में कैसी बदलाव आती है, कैसे कांग्रेस अपने मेन पार्टी से अपनी आकांक्षाएं खो देती हैं और नए दलों का उदय होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम दोनों ही किताबों का चैप्टर समझ लेते हैं, यानी वह चैप्टर समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे पहला बुक, यानी प्रथम बुक जब हम पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में बताएंगे। आज तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेबस आपको बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है उसमें पहले चैप्टर में, और हम इसके बाद चर्चा करेंगे कैसे प्रश्न उत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग शीत युद्ध का दौर पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बता दूँ कि हम जब शीत युद्ध का दौर, यानी प्रथम बुक जो हमारा है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इस शीत युद्ध के दौर में हम लोग कुल मिलाकर 9 चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। टोटल 9 सब हेडिंग में पढ़ेंगे, जिसमें से शीत युद्ध के दौर में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पहला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, यानी शीत युद्ध के दौरान ही क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में घटित हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और क्या नहीं था। दूसरा हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, यानी शीत युद्ध से क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग जब शीत युद्ध पढ़ेंगे उसी दौरान हम बीच में एक चीज़ पढ़ने का अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे अपरोध से क्या समझते हैं। अपरोध का मतलब होता है शुद्ध भाषा में रोक और संतुलन की नीति, कैसे किसी को रोका जाए या किसी संतुलित किया जाए, इसकी चर्चा हम डिटेल्स में जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे। आज तो मैं सिर्फ इसका हेडिंग बता रहा हूँ। तीसरा हम लोग अगला पढ़ेंगे हम लोग 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अभी हमने शुरू में ही बताया था 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ का मतलब होता है कि 2 महाशक्तियों का उदय, यानी एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। फिर हम यह देखेंगे कि शीत युद्ध जो 1945 से लेकर के 1991 तक चला, उसका दायरा क्या था, यानी क्या कौन से इलाका में वो फैला था, क्या क्या उसका फैलाव था, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में हम लोग 2 ध्रुवीयता की चुनौती, यानी जो 2 ध्रुव था, यानी एक अमेरिका था महाशक्ति और दूसरा सोवियत संघ था, इन दोनों को
एक तीसरी शक्ति यानी तीसरा संगठन आया था, वो भी एक चुनौती दे रहा था। इसी को हम लोग दो ध्रुवीयता की चुनौती कहते हैं। और इसको चुनौती देने वाला था कौन? वो था गुट निरपेक्षता। यानी अब हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता का उद्भव, यानी कैसे इसका विकास हुआ, कैसे नहीं हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता का उद्भव। इसके बाद हम पढ़ेंगे नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था आई थी। वो आर्थिक व्यवस्था क्या थी? और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि भारत और शीत युद्ध का संबंध कैसा है। शीत युद्ध के दौर में भारत ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, दोनों ही गुटों से अलग हट करके अपने आप को बचाया और दोनों के साथ मिला भी रहा और दोनों से अलग भी रहा। इस प्रकार जब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दौर का, तो शीत युद्ध के दौर में टोटल हमने कितना देखा? 9 पॉइंट देखा। इन 9 पॉइंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा उन चीज़ों को चर्चा करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट रट लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। मेरा मानना है कि कभी भी रट्टा नहीं लगाना चाहिए। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में पहले समझने का प्रयास कीजिए, यानी अपना एक कंसेप्ट डेवलप कीजिए उस टॉपिक के बारे में। जैसे आपने अभी देखा कि हमने 9 चैप्टर के बारे में बताया आपको, और 9 चैप्टर को मैंने एक का संबंध दूसरे से जोड़ा और दूसरे का संबंध तीसरे से जोड़ा और तीसरे का चौथे से जोड़ते हुए एक चैन सिस्टम बनाया। और उस चैन सिस्टम के माध्यम से हमें अभी भी अगर कोई पूछे तो हम नौ का नौ चैप्टर उसे बता सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप भी करें, ताकि एक मेरे सपने को साकार करें, टॉप करें और 95 प्लस नंबर ला करके आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और इसकी भी हम चर्चा आगे वीडियो में करते रहेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को उठाएंगे उसको एक वीडियो हो, 2 वीडियो हो, 3 वीडियो हो, 4 वीडियो हो, जितनी भी वीडियो में बन पाए मेरी कोशिश होगी उसमें हम बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आपका कंसेप्ट पहले बताने का प्रयास करें, कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आपका अवधारणा जो है उस विषय पर क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे उसके प्रश्न और उत्तर का। अब आता है सवाल प्रश्न उत्तर का। तो इसमें देखिएगा आपके बोर्ड में अब पहले छोड़ दिया जाए, लेकिन 2019 की बात की जाए तो इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन आने लगे हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं कई प्रकार के पूछे जा रहे हैं। टोटल मिला करके 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, कुछ सत्य और असत्य होते हैं। मतलब गलत दे देता है और उसमें दिया जाता है कि आप उसको सत्य कीजिए, या सत्य रहता है तो असत्य को चुनने के लिए। कुछ कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो 4-5 ये पार्ट्स होते हैं, MCQ का पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट, सत्य असत्य का पार्ट, कथन और कारण का, फिर मैचिंग का, ये सब मिलाकर के 20 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अगर आपके छोटे छोटे चीज़ों का कंसेप्ट अगर क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद है, तो आप इस 20 क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद जब हम अगले चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं जो लिखने वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, कुछ पैराग्राफ आते हैं जो 5 नंबर के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन अलग अलग विषय के अनुसार, कोई 5 नंबर का किसी में होता है तो किसी में 6 नंबर का होता है तो किसी में 8 नंबर का भी होता है, जिसको हम लोग लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में होते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के होते हैं या 2 नंबर के होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के होते हैं किसी विषय में, तो किसी में 8 नंबर के भी होते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखा जाए। इसका एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट के बारे में हम चर्चा आपको करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम जो भी आपको बताएंगे, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, तो पहले हम आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे
फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड हम MCQ के आधारित क्वेश्चन बताएंगे। फिर हम उसी टॉपिक पर आधारित तीसरे चरण में जब हम पहुँचेंगे तीसरी अवस्था में, तो हम प्रश्न को लिखने का अभ्यास कराएंगे कि हम प्रश्न को लिखें कैसे किसी प्रश्न को लिखा जाए ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया इस वीडियो के माध्यम से। अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें आपको मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि शीत युद्ध का दौर क्या था और उसमें क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है इत्यादि सब के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और सबसे पहला जो मैंने शुरुआत किया है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जो पहला शुरुआत किया है कि हम सिलेबस को डिफाइन करें, इस सिलेबस को आपको मैंने समझाने की कोशिश की। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी आसानी से पहले सिलेबस को समझिएगा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए तब तक आप उसे देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि हमें समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अगर ना आए तो आप कमेंट कीजिए मुझे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें बताइए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।